नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2022 प्रातः 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि भी शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, लेकिन कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़ों में ही अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े भरने का अर्थ है खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु का पहले से ही गोचर है और देवगुरु धन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि शनि सूर्य युति जो अब तक आपके जीवन में बन रही थी और उसका जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा था, उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और गोचर में सूर्य जब कुंडली में बली अवस्था में गोचर करते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, उच्च पद दिलाते हैं और पिता की भाग्योन्नति भी करा देते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, यानी सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में है तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर हैं अंश बल से तो सूर्य का उपाय कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है। जन्म कुंडली में शायद ही किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता हो, लेकिन गोचर में वर्ष में एक बार 1 माह के लिए ये योग आपके जीवन में बनता है। तो पहले समझते हैं सूर्य गुरु महायोग के बारे में और फिर सूर्य के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राणशक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है।
आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास से ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं,
गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 13 फरवरी प्रातः 4:21 पर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के भाग्य भाव में, नवम भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, ज्ञान, विदेश यात्राओं का विचार किया जाता है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं। तो ये गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। केवल आपके लिए ही नहीं, आपके परिवारीजनों, संबंधियों, मित्रों, सभी के लिए बहुत ही कुछ श्रेष्ठ होने वाला है सूर्य का ये गोचर। आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, संतान के लिए भी ये गोचर बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। संतान की शिक्षा, उनकी शादी ब्याह को लेकर आप परेशान थे तो वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, और अगर आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में है तो ये वो समय है जब आपको एक श्रेष्ठ और योग्य गुरु के प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। सूर्य का ये गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, नौकरी में पदोन्नति करेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि का आयोजन होगा, तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए ये गोचर बहुत ही अनुकूल है। नवम भाव में सूर्य का गोचर व्यक्ति को अच्छा शिक्षक बना सकता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ा पद दिला सकता है, सरकारी विभागों में उच्च पद दिलाने वाला होता है। आपके पिता आपके गुरु हो सकते हैं। आप पिता के आदर्शों पर चलेंगे और पिता ही आपके लिए आदर्श भी होंगे। पिता और गुरु की सलाह को आप बहुत अधिक महत्व देंगे। सूर्य में प्रकाश है और भाग्य भाव में सूर्य का गोचर है तो भाग्य को चमका देंगे सूर्य, और भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या। ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। देवगुरु का यहाँ पर गोचर है तो आपके अंदर धर्म, अध्यात्म और ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। सूर्य आपके पिता की समाज में अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और समाज के लिए कुछ नया करने की सोच होगी आपके अंदर। योग, ध्यान, तपस्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते थे। देवगुरु धन के कारक हैं तो धन, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा तो दिला ही देंगे। लेकिन अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर या अशुभ स्थिति में हुए, जन्म कुंडली में,
तो आपके अंदर अहंकार और ईगो को बढ़ा देंगे। आइए सूर्य और गुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य और गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, सहकर्मियों और कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। थर्ड हाउस पर सूर्य की दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेगी। आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य की दृष्टि आपको न्यूज़ एंकर और टीवी आर्टिस्ट भी बना सकती है। आपकी तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता को बढ़ा देंगे। देवगुरु और सूर्य की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक मित्रों के हितैषी होते हैं, स्त्री पुत्रों से युक्त होते हैं। सूर्य और गुरु आपको पुत्र और स्त्री सुख दोनों ही प्राप्त कराएंगे। आप धनी होंगे, धैर्यवान होंगे, क्षमाशील होंगे। और तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका ईगो भी बढ़ेगा। आपके साथ कार्य करने वाले लोग अपने आप को आपसे इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस करेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य आपके अंदर बॉसिज्म की भावना को डेवलप करेंगे और कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे और साथ ही आप उनकी हेल्प भी करेंगे। हालांकि सूर्य अगर अशुभ है तो तीसरे भाव में जातक के बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होता है। संबंध खराब हो जाते हैं, संपत्ति का विवाद हो जाता है, तो आप इसके लिए सूर्य का उपाय कर लें। तीसरे भाव में सूर्य यात्राएं भी ज़्यादा कराते हैं और ये संभव है कि आपको ऐसा जॉब मिले जिसमें आपके ट्रांसफ़र्स ज़्यादा होते रहें, या फिर इस गोचर काल में ट्रांसफ़र्स के प्रबल योग हैं। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जीवे तृतीय तेजस्वी कर्म दक्षो जितेंद्रियः मित्राप्त सुख सम्यान संपन्न तीर्थवात्रा या प्रियो भवेत। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के थर्ड हाउस में देवगुरु का गोचर हो, वह अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, उसे मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है और ऐसा जातक तीर्थ यात्राएं भी करने वाला होता है। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे, और यही वजह है कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी होगी, जिसका प्रभाव ये होगा कि आपके पास धन की संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहनों, परिवारीजनों से संबंध अच्छे रहेंगे और अगर आप भाइयों से संबंध बनाकर रखेंगे तो लाभ होगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से लाभ होगा। विवाह भी आपका समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है और शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सरकार से सम्मानित होंगे, सरकारी अधिकारी हो सकते हैं और आपके अधीन बहुत से लोग कार्य करेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो।
आपकी जीविका का साधन नौकरी ही होगा। अगर आपकी पत्नी की राशि वृश्चिक राशि है तो उनका खुद का व्यवसाय होगा, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का कार्य हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य हो, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य हो, इस तरह के कार्य वो करेंगी। और शिक्षा के कार्य, लेखन कार्य में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और सूर्य अगर अशुभ हैं आपकी कुंडली में, तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि भाई बहनों से या बड़े भाई से आपके संबंध खराब होंगे और आपके अंदर ईगो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उपाय कर लें। अब आइए शुक्र की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सपोर्टिंग ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं और 27 फरवरी तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। देवगुरु तो योग बना ही रहे हैं, शुक्र भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल देंगे। चूंकि शुक्र का गोचर 27 फरवरी तक सप्तम भाव में है, तो शुक्र इस गोचर काल में आपका विवाह करा देंगे। और विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ, गुणवान, रूपवान और धनवान जीवन साथी प्राप्त होगा। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, तो संतान की भी प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में या कला के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में सूर्य गुरु का गोचर है, विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और संतान भाव के स्वामी और शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो अगर आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो बहुत ही बेहतर इस समय है, बेहतर योग है, ग्रहों का फुल सपोर्ट आपके साथ है। जहाँ तक गुरु की नवम दृष्टि की बात है तो वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस में वृद्धि कर देंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। और एक विशिष्ट बात मैं आपको बता दूं कि देवगुरु को मेल प्लैनेट माना जाता है, संतान के कारक होते हैं देवगुरु, और सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो प्रबल योग है कि वह पुत्र ही होगा और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है या फिर आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। और बहुत आसान उपाय है, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद लें और पिता के मार्गदर्शन में कार्य करें। आपके जीवन में आप वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।